हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 4। इससे पहले जो हमने पार्ट 3 डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जीन्स या फिर ट्रेट कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, साथ ही ब्लड ग्रुप कैसे ट्रांसफ़र होता है, ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है प्रोजेनी का, उसको फादर मदर से किस तरीके से ब्लड ग्रुप मिलता है, वो सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। प्रीवियस वीडियो तक हमने हेरिडिटी का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इवोल्यूशन होता क्या है। तो इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, वो समय के साथ उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस आए, कुछ उसके अंदर डीएनए के अंदर उसके अल्टरेशन आया म्यूटेशन के द्वारा या कोई और कारण के द्वारा, या नेचर ने उसको उस तरीके से सिलेक्ट किया। इसी तरीके से एवोल्यूशन होता गया। इसके मैं कुछ छोटे मोटे आपको एग्जांपल दे दूंगी। जैसे कि जो स्नेक्स थे उनके पहले लिम्स थे, यानी उनके पैर थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो जब बिल में रहने लग गए तो उनको वो लेग्स का कोई यूज़ नहीं रहा। तो लेग्स का जब कोई यूज़ नहीं रहा तो उनकी काफ़ी आगे तक जनरेशन आती गई और एक जनरेशन उनकी ऐसी आई जिसमें उनके लिम्स यानी कि पैर नहीं थे। इसी तरीके से कुछ जो जैसे जिराफ है, तो जिराफ की जो नेक होती है वो बहुत लंबी होती है, तो वो भी एक तरीके से उसका एवोल्यूशन है कि नीचे नीचे की घासें ख़त्म होने लग गई, तो किसी जिराफ के अंदर कुछ एवोल्यूशन हुआ, कुछ म्यूटेशन हुआ कि एक टाइम के बाद उसकी नेक जो है वो लंबी हो गई और वो जो है ऊपर के पेड़ों के पत्ते खाने लग गया। तो ये नेचुरल सिलेक्शन होता है कि नेचर आपको सिलेक्ट करता है कि आप सरवाइव करोगे या नहीं करोगे, और जो सरवाइव करता है वो ही आगे अपनी जनरेशन बढ़ाता है। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ये आपका सिर्फ म्यूटेशन की वजह से होता है। जेनेटिक्स आपके अंदर के डीएनए चेंज होते हैं उसके बाद ही होता है। तो अभी मैं एक इलस्ट्रेशन बताऊंगी जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें 3 केसेस दिए हुए हैं। तो पहले मैं आपको वो 3 केसेस बताऊंगी। अब यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। यहाँ पे रेड बीटल का एग्जाम्पल लिया जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो रेड बीटल की एक पॉपुलेशन है, ये रेड बीटल्स हैं, रेड बीटल्स की एक पॉपुलेशन है। तो हुआ ऐसा कि रेड बीटल जो है लीव्स खाते हैं और रेड बीटल्स को खाते हैं क्रो, ये क्रो है, ठीक है। तो अब एक किसी बीटल के अंदर कुछ चेंजेस आया, म्यूटेशन की वजह से आया और वो ग्रीन कलर का हो गया। अब ये वाला जो है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। इसको ग्रीन कंसिडर करिएगा क्योंकि ग्रीन मेरे पास मार्क करने के लिए कोई पेन नहीं है, तो ये ग्रीन कलर का है। तो क्या हुआ कि ग्रीन कलर का जो रेड बीटल है वो तो पत्ती पे दिखेगा नहीं, क्योंकि पत्तियां भी ग्रीन होती हैं, तो वो दिखेगा नहीं ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का बीटल। तो क्या होगा कि जितने भी क्रो होंगे वो रेड बीटल को खाएंगे और ग्रीन बीटल को वो छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने रेड बीटल को खाया है तो ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और रेड बीटल की पॉपुलेशन घटती जाएगी, क्योंकि ये जो ग्रीन बीटल है ये फिर मतलब एक मेल और फीमेल दोनों रिप्रोड्यूस करके जो नए बीटल बनाएंगे। अगर उनमें से भी कोई ग्रीन पॉपुलेशन बनती है तो ये ग्रीन बीटल ही आगे सरवाइव करेंगे इनको, और रेड बीटल जो है वो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब नेचर ने सिलेक्ट किया है ये, क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन की वजह से उसमें केमोफ्लेज हो गया, वो पत्तियों के ऊपर दिख नहीं रहा है, और जो रेड वाले बीटल हैं वो दिख रहे हैं, तो वो रेड वाले बीटल क्रो ने खा लिए और जितने भी ग्रीन बीटल थे वो सरवाइव कर गए, और सरवाइव करने के बाद उन्होंने अपने आगे नई पॉपुलेशन क्रिएट कर ली। अब इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में भी म्यूटेशन हुआ, लेकिन ग्रीन कलर का ना होकर ब्लू कलर का हुआ। तो लेकिन ब्लू कलर तो विजिबल है क्रो को, क्योंकि ब्लू तो दिख जाएगा पत्तियों के ऊपर, ग्रीन कलर की पत्तियों के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे केस थोड़ा अलग हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए कि किसी एक पॉपुलेशन, जैसे कि म्यूटेशन होने के बाद धीरे धीरे करके ब्लू बीटल बढ़ रहे थे, तो कुछ एक एक्सीडेंटल केस ऐसा हुआ कि जो रेड बीटल की एक पूरी पॉपुलेशन थी उस पर एलिफेंट ने आके अपना फूट रख दिया, एलिफेंट ने आके अपना फूट रख दिया, और ये
एलिफेंट फूड, एलिफेंट ने आके अपना फूड रख दिया और ये पॉपुलेशन हो गई खत्म रेड बीटल की। तो सरवाइव किसने किया? ब्लू बीटल ने। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके ब्लू बीटल आगे सरवाइव करते गए और सरवाइव करके जो है ब्लू बीटल की पॉपुलेशन बढ़ती गई, रेड बीटल की पॉपुलेशन हो गई कम। इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये एक तरीके से एक्सीडेंटल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो आइलैंड है, ठीक है, दो आइलैंड पे एक पे थोड़े दूसरे तरीके के पंछी रहते हैं और दूसरे आइलैंड पे थोड़े अलग तरीके के पंछी रहते हैं। दोनों पंछी सेम ही ओरिजिन के हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत उनके अंदर चेंज है, जैसे उनके बीक के स्टाइल में थोड़ा चेंज है। तो एक आइलैंड में क्या हुआ कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। मान लीजिए इस पर वॉल्केनो था और उस पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तो वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से क्या हुआ कि वो आइलैंड के जितने भी पेड़ पौधे थे सब हो गए खत्म। तो सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए, सारे पंछी खत्म हो गए, तो वो पॉपुलेशन क्या हुई? बिल्कुल हो गई खत्म। और जो दूसरी आइलैंड थी, दूसरी आइलैंड में वो पंछी, वहां पे कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हुआ और वहां पे वो सरवाइव कर गए। तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्सीडेंटल तरीके से हुआ है, ये हम इसको समझेंगे इस तरीके से। और इसके बाद जो अगला आता है कि जो बीटल थे उनको इनफ लीव्स नहीं मिले फीड करने के लिए, तो उनका वेट हो गया कम। अब यहाँ तो अच्छा खासा वेट है, उनको इनफ लीव नहीं मिले तो उनका वेट हो गया कम, उनका साइज हो गया कम। लेकिन वापस से उनको फिर लीफ मिल गए खाने के लिए, तो उनका साइज उन्होंने वापस से रीगेन कर लिया। इसको हम कहेंगे एक्वायर्ड ट्रेट। ये एक तरीके से एक्वायर्ड ट्रेट है, ये अपना खुद का है, इसमें जेनेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई जेनेटिक्स का लेना देना नहीं है। ये तो वही हुआ ना कि खाए तो अपना मोटे हो गए, फिर अपने पतले हो गए, फिर अपने मोटे हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई जेनेटिक्स का लेना देना नहीं, लेकिन हाँ इन दोनों में जेनेटिक्स का लेना देना है। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। अब इसका मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो कि आपके खुद के होते हैं, वो आगे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो आपको भी आपकी प्रीवियस जनरेशन से मिलते हैं, क्योंकि वो आपके जेनेटिक में मॉडिफिकेशन होता है, आपके डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। तो वो जो कैरेक्टर होते हैं, वो जो ट्रेट्स होते हैं, वो डीएनए से डीएनए ट्रांसफर होते हैं। तो जो प्रीवियस जनरेशन थी आपकी, उनके डीएनए से आपके अंदर ट्रांसफर हुए, आपके डीएनए से आपके आगे वाली जनरेशन में जाएगी और उसके डीएनए से उसके आगे वाली जनरेशन में जाएगी। तो इस तरीके के जो ट्रेट होते हैं वो कहलाते हैं आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स, और जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो आपके खुद के होते हैं। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने माइस लिए, चूहे, और चूहों की 21 जनरेशन तक उन्होंने टेल की कटिंग करी, खुद अपने हाथों से टेल की कटिंग करी, टेल की सर्जरी बोल लीजिए, ऑपरेट करके उनकी टेल हटा दी। तो जब उन्होंने ऑपरेट करके उनकी टेल हटाई तो भी उन्होंने ये देखा कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें फिर भी टेल आई। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दूसरी जनरेशन की भी टेल की सर्जरी करी, वो हटा दी, फिर देखा कि अगली जनरेशन में भी टेल आई। ऐसे करते 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 उन्होंने 21 जनरेशन तक चूहों की टेल की सर्जरी करके टेल को रिमूव किया था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये पाया कि फिर भी जो अगली जनरेशन आ रही है उनकी टेल आ रही है। तो ये कौन से ट्रेट हुए? ये हुए आपके एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसमें कुछ अंदर से कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि जो चूहों की टेल के जीन थे वो तो अंदर थे, अंदर सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर थे। वो तो चूहों की टेल के जो जीन्स थे वो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं अगली जनरेशन में, तो नए चूहों की नई टेल, मतलब टेल निकल के आ रही है जो कि उनका ओरिजिनल जेनेटिक मेकअप है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे किसी इंसान का कोई एक हाथ नहीं है या किसी की आइज खराब हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनकी अगली जनरेशन है उनकी भी जो बच्चा पैदा होगा उसका हाथ नहीं होगा या उसकी आइज नहीं होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये जो माइस का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है वो आपको यही बताने के लिए दिया है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो आपके खुद के ट्रेट्स होते हैं, वो आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। वो बाहर से जो चेंजेस होते हैं वो आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो अब हम समझेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी को समझेंगे हम। तो चार्ल्स डार्विन एक मतलब कोई साइंटिस्ट तो नहीं कहूँगी मैं उनको, क्योंकि वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन हाँ वो एक वॉयज पे निकले थे, यानी अपने शिप के साथ निकले थे, और उन्होंने काफ़ी सारे आइलैंड पे विजिट किया, और विजिट करने के बाद तो वापस से इंग्लैंड आए, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक थ्योरी उन्होंने ये दी और एक थ्योरी उन्होंने दी थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये जो थ्योरी है ये रिलेट करती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, तो हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है तो उसको हम समझेंगे। नेचुरल सिलेक्शन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक स्पीशीज़ है, ठीक है, तो अब आप चलिए मैं आपको बहुत जनरल सा एग्जांपल देती हूँ जो आपके आसपास देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बिल्ली है, वो बच्चे देती है अपने, ठीक है, उसने 6 बच्चे दिए। 6 में से कुछ बच्चे हैं जो सरवाइव कर गए और कुछ बच्चे हैं जो ख़त्म हो गए। जो बच्चे सरवाइव कर गए वही अपनी आगे जनरेशन को बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि जो बच्चे हैं कुछ ब्लैक कलर के हुए, कुछ ब्लैक एंड वाइट स्पॉट के हुए, कुछ बिल्कुल वाइट हुए, तो जो वाइट वाली बिल्ली थी वो ख़त्म हो गई और ब्लैक एंड वाइट वाले सरवाइव कर गए। अब ये जो ब्लैक एंड वाइट वाले जो बिल्ली के बच्चे थे ये सरवाइव कर गए, ये आगे जनरेशन में आगे जब बढ़ेंगे तो अपने नए नए पार्टनर्स ढूंढेंगे। नए नए पार्टनर्स ढूंढ के ये भी अपने नए नए प्रोजेनीज बनाएंगे, नए नए बच्चे पैदा करेंगे, तो इनकी जनरेशन यहाँ आगे बढ़ जाएगी। मान लीजिए अब इनमें से किसी एक की जनरेशन आगे जाके ख़त्म हो जाती है, तो कोई एक ही बचेगा जो जनरेशन उसकी आगे बढ़ती जाएगी। यानी कि कुल मिला के इधर वाइट तो बिल्कुल ख़त्म, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट चलेगा और यहाँ पे ब्लैक चलेगा। अगर एक टाइम पे ब्लैक एंड वाइट भी ख़त्म हो जाते हैं तो ब्लैक की जनरेशन ही आगे बढ़ेगी। तो आप ये देखेंगे कि धीरे 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 करके जो है वो चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने के बाद जो सरवाइव करता है, जो फिट होता है, वो ही सरवाइव करेगा और उसको ही नेचर सेलेक्ट करता है और वो ही अपना जीवन आगे बढ़ाता है, आगे रिप्रोड्यूस करता है और नए नए प्रोजेनीज बनाता है। कभी भी किसी की पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे जानवर हैं जो एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन उनका कुछ और भी कारण है कि उनके एक्सटेंशन का। खाली उनका कारण ये नहीं है कि उनको नेचुरली वो फिट नहीं है या कुछ, उनके हंटिंग भी होती है और ये सब बहुत सारे अदर कारण है उसके। लेकिन जो थ्योरी है वो ये कहती है, अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ जानवर थे, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की हाइट काफ़ी है। अब कुछ जो जानवर हैं इस पेड़ की पत्तियां खाते हैं, वो बहुत कम हाइट के हैं, ये कम हाइट के जानवर हैं, ठीक है, ये 4 पैर है उसके, कम हाइट का जानवर है ये इस पेड़ की पत्ती खाता है। अब क्या हुआ कि ये और इसके जैसे और 1-2 जानवर इस पेड़ की पत्ती को खाते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पेड़ है ऊंचा, तो इनमें से किसी एक जानवर के अंदर हो गया म्यूटेशन। वो ऐसा म्यूटेशन हो गया कि उसकी टांगे हो गई लंबी, तो इनमें से किसी एक जानवर की जो है वो टांगे हो गई लंबी। तो आप खुद ही देखिए कि जो एक जानवर है जिसकी टांगे जो है लंबी हो गई हैं, जिसके लेग्स जो है वो लॉन्ग हो गए हैं, वो तो इस पेड़ को बहुत आराम से खा लेगा। ये दोनों भूखे रह जाएंगे और ये दोनों भूखे रहने के बाद क्या होगा, ये एक दिन दोनों खत्म हो जाएंगे। तो ना ये आगे मेट कर पाएंगे, ना अपनी जनरेशन आगे बढ़ा पाएंगे, और ये सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो है, क्योंकि इसकी लेग्स हैं लंबे, इसके अंदर हो गया होगा कोई म्यूटेशन, किसी तरीके से म्यूटेशन इसके डीएनए में होने की वजह से ये इसकी हाइट लंबी हो गई, तो ये अब पत्तों को खा लेगा। अब होगा क्या कि ये तो सरवाइव करेगा, ये सरवाइव करके ये आगे और भी अपनी जैसी नहीं तो इस तरीके की जो कम हाइट वाली स्पीशीज है उसके साथ मेटिंग करेगा, और मेटिंग करने के बाद जो नई प्रोजेनी बनेगी उसमें से कुछ तो ऐसी बनेगी जिसकी हाइट कम हो, कुछ ऐसी बनेगी जिसकी हाइट ज़्यादा हो। ये तो हम आगे पढ़ ही चुके हैं, डोमिनेटिंग और रिसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जिनकी हाइट ज़्यादा होगी वो आगे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि पेड़ तो वही हैं ऊंचे, वो तो चेंज होंगे नहीं, और जानवर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ऐसे ही एक बर्ड का भी एग्जाम्पल है कि एक बर्ड होती है जिसके चोंच बहुत बड़ी होती है, वो फ्रूट्स बहुत इजीली खा लेती है, ठीक है, तो वो सरवाइव कर जाएगी। जिसकी चोंच पतली है और उसको खाने के लिए फ्रूट्स नहीं वो अपनी चोंच से खा सकती, तो उसकी जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जिसकी चोंच बड़ी है
वो धीरे धीरे उसकी स्पीशीज आगे बढ़ती जाएगी। तो होता क्या है कि ओरिजिन तो इनका सेम ही स्पीशीज से होता है, लेकिन होता क्या है कि बीच में हो जाता है इनके अंदर म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने की वजह से जो नई स्पीशीज होती है वो लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ती जाती है, और आगे बढ़ के उसके अंदर इवोल्यूशन हो जाता है, तो वो ही सर्वाइव करती है, और जो दूसरी स्पीशीज होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, ऐसे अगर आप देखें तो ह्यूमंस में भी होता है, जो अनफिट है, यानी कि जिसके कुछ लिवर में दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, या जिसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, या किसी के आरबीसी काउंट कम है, तो उनकी लाइफ होती है कम, और कई तो बहुत जल्दी उम्र में ख़त्म हो जाते हैं, और कई जो होते हैं वो काफ़ी लंबा जीते हैं। तो जो लंबा जिएंगे वो ही सरवाइव करेंगे, उन्हीं के आगे जो जनरेशन है वो सरवाइव करेगी, और उनकी आगे जनरेशन फिट होगी, क्योंकि वो जेनेटिकली वो भी फिट है, तो उसकी आगे की जनरेशन भी जेनेटिकली फिट होगी। और जो बीमार रहता है, जिसकी जेनेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी आगे की जनरेशन भी जेनेटिकली फिट नहीं होगी। तो होगा क्या कि आगे जाके इनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी और इनकी जनरेशन आगे जाके सरवाइव करेगी। तो ये ही कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये डार्विन। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि स्पेसिएशन क्या होता है। तो स्पेसिएशन वही होता है कि जो भी पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज बनती है उसी को हम स्पेसिएशन कहते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उसके अंदर किसी कारणवश, नेचर की वजह से या किसी कारणवश उसके अंदर म्यूटेशन होता है, और उसके बाद जो वो नई स्पीशीज बनती है, और जब वो नई स्पीशीज सरवाइव करती है तो अलोंग द टाइम आगे जाके ऐसा होगा कि जिस स्पीशीज से उसका ओरिजिन हुआ होगा उस स्पीशीज से जो नई स्पीशीज बनी है वो मेल ही नहीं खाएगी, आपस में ये मेटिंग भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाता है। इसी को ही हम स्पेसिएशन कहते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ह्यूमंस और चिंपांजी, ये दोनों मतलब ये चिंपांजी का एवोल्यूशन होके ही ह्यूमंस बने हैं। तो चिंपांजी, फिर एप्स के बाद ह्यूमंस बने। अब एप्स तो देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन ओरेंगेटॉन्स होते हैं जो, वो बहुत उनकी हरकतें ह्यूमंस से मिलती हैं। उनका बस वो बात ही नहीं कर सकते, नहीं तो मोस्टली उनकी सारी हरकतें ह्यूमन से मिलती हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या हमारी शक्ल एग्जैक्ट किसी क्या बोलते हैं चिंपांजी से मिलती है? क्या नहीं मिलती। लेकिन अलोंग द टाइम वो इवोल्यूशन ऐसा हुआ कि अलोंग द टाइम इवोल्यूशन से हमारी जो ओरिजिन थी हम उससे बिल्कुल हटते गए। अब हम उससे इतने हट गए हैं कि वो जानवरों की कैटेगरी में आते हैं और हम इंसानों की कैटेगरी में आते हैं, जबकि हम हैं एक ही ओरिजिन। हमारे जो एंसेस्टर हैं वो एक ही हैं, हम एक ही ओरिजिन के हैं, लेकिन इंसान और चिंपांजी के बीच कोई मेल नहीं है इस टाइम पे। तो इसी को हम कहते हैं स्पेसिएशन, की जो हमारी ओरिजिनल स्पीशीज थी उससे ही डेवलप होके हम एक नई स्पीशीज बने हैं। तो इसी को हम बोलेंगे स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन के 3 मेन कारण होते हैं, 3 मेन रीजन होते हैं। पहला, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। दूसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा, नेचुरल सिलेक्शन। तो स्पेसिएशन 3 रीजन पे डिपेंड करता है। एक है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट और तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ये होता है कि किसी सेम पॉपुलेशन जो है उसके बीच में, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन रहती है उसके बीच में माउंटेन्स आ जाए। नेचुरली माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, अर्थक्वेक से भी क्रिएट होते हैं, या कोई रिवर है जिसका डायरेक्शन चेंज होकर वहाँ से रिवर जाए, कोई भी रीज़न हो सकता है। और जो सेम पॉपुलेशन है वो दोनों बिल्कुल अलग हो जाए एक दूसरे से। तो क्या होगा, अलोंग द टाइम आप देखेंगे, काफ़ी टाइम बाद आप देखेंगे कि ये वाली पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अब जैसे कि आज के टाइम पे भी आप देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार के कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो कि जहाँ गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती जाने को, और वहाँ पे कुछ आदिवासी अभी भी रहते हैं, जैसे वो पहले रहते थे वैसे रहते हैं। अब आप उनको जाके देखेंगे तो वो हमसे कई चीज़ों में डिफरेंट दिखेंगे। उनका रहन सहन, खान पान, बोली, उनको वो चीज़ बोलनी भी नहीं आती होगी जो हम लोग बोलते हैं।
तो बहुत सारी उनमें और हम में डिफरेंसेस हैं, लेकिन है तो वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स, लेकिन वो एक आइलैंड क्या हो गया, आइसोलेटेड, और हम लोग इस साइड हो गए, बीच में क्या हो गया, सी। ठीक है, तो जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अगर उसको एक्सप्लोर करें, वो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड जगह है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो वहाँ पे कुछ हमें जानवर और कुछ हमें पेड़ पौधे भी ऐसे मिल जाएंगे जो हमें इस साइड, यानी कि जो हमारी कंट्री है उस साइड हमें नहीं देखने को मिलेंगे, जो आपको अंडमान निकोबार के आइलैंड्स पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो कई मायनों में आइसोलेटेड है, वो अनटच्ड है बिल्कुल। तो वहाँ तो हिंदी भी नहीं आती किसी को, कोई दूसरी लैंग्वेज भी नहीं आती, और आप देख लीजिए कि इंडिया के अंदर तो कितनी सारी अनेकों लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से भी क्या होता है कि स्पेसिएशन क्रिएट हो जाता है, यानी कि ओरिजिन तो हमारा सेम ही था, लेकिन वो बिल्कुल अलग हो गए, हम बिल्कुल अलग हो गए। दूसरा आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि तो कोई जीन के अंदर अल्टरेशन हो जाना, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जीन के अंदर अल्टरेशन हो जाना, वो अल्टरेशन की वजह से जरा सा जो जेनेटिक चेंज हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने जो बर्ड का एग्जांपल दिया था आपको, तो बर्ड्स में ऐसा हुआ होगा जैसे कि एक बर्ड है, उसकी जो चोंच है वो पतली थी, तो वो कुछ खा नहीं पा रही थी फ्रूट्स, तो उसकी किसी एक बच्चे के अंदर ऐसा कुछ जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, उसके जीन में कुछ ऐसा छोटा सा बदलाव हुआ कि उसकी जो चोंच थी वो बड़ी निकल गई। अब चोंच बड़ी निकलने का उसको फायदा हो गया, क्योंकि वो जो पेड़ों पे लगे फल थे उसको वो आराम से खाने लग गई, तो वो आगे सरवाइव कर गई, उसने आगे मेट किया, तो उसने और ऐसे बच्चे पैदा किए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये वाली जनरेशन जिसकी पतली बीक थी वो खत्म हो गई, और जिसकी मोटी बीक थी वो आगे बढ़ती चली गई। तो ये हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर तीसरा आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की नेचर आपको सर्वाइवल के लिए चूज करता है, यानी कि अगर आप अंदर से फिट हैं, अंदर से आप स्ट्रांग हैं, तो नेचर आपको सरवाइव करने के लिए आपको सिलेक्ट करेगा, और नहीं तो आपकी जनरेशन धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो ये तीन रीजन जो है ये स्पेसिएशन को डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिएशन क्या है कि सेम स्पीशीज से ओरिजिन होके कोई नई स्पीशीज बनना, यानी कि ओरिजिन तो वो स्पीशीज ही रहना, और मतलब एग्जिस्टिंग स्पीशीज रहना, और उससे कोई नई स्पीशीज को बनना, उसको हम बोलते हैं स्पेसिएशन। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे, पार्ट 5, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पार्ट 5 में। जब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में पता चल जाए। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।